अरे यार, सोच रहा हूँ ना एक गाड़ी ले लेता हूँ और उसमें स्वैग भी होना चाहिए और माइलेज भी अच्छी खासी देनी चाहिए। लेकिन यार बजट क्या करूँ यार, बजट तो बहुत कम है। यार एसयूवी लूँ या हैचबैक लूँ या सेडान लूँ या मैं कौन सी लूँ यार, या ईवी ले लेता हूँ यार, खर्चा ही बचेगा। तो भाई अगर आपके मन में भी ना ऐसा ख्याल आ रहा है तो भाई स्वागत है आपका हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। तो भाई रिलैक्स, अगर आप इस कन्फ्यूजन में हो ना तो भाई आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने मन में ध्यान रखनी है जब भी आप नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो या नई गाड़ी लेने जा रहे हो। इंडिया में ना गाड़ी खरीदना ना एक बहुत ही इमोशनल चीज़ है। फैमिली वाले हमारे बहुत खुश होते हैं, पड़ोसी हमारे बहुत जेलस होते हैं, बहुत दुखी होते हैं ना, और बैंक बैलेंस वो एकदम खत्म ही हो जाता है। लेकिन ये एक्साइटमेंट ना अक्सर स्ट्रेस बन जाती है जब आपको समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। तो भाई इसलिए ना ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इसमें ना मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, स्टार्टिंग प्लानिंग से लेकर के डिलीवरी तक सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो मैं गारंटी देता हूँ भाई इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप ना दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ये गाड़ी आप ले सकते हो, ठीक है। तो भाई वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली। और वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेज दो भाई जो गाड़ी लेने की प्लान कर रहा है। तो कैसे दोस्तों यार, तुम इतना भी नहीं कर सकते यार, है ना। तो भाई इसको ना अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएं जो प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने का, ठीक है। क्योंकि भाई आप ना उन रिश्तेदारों में से नहीं हो जो जलते हैं, ठीक है। आप खुश रहो यार, है ना। तो भाई सबसे पहले जो स्टेप आता है ना वो है होमवर्क। ये सबसे बोरिंग है लेकिन भाई सबसे ज़रूरी है। तो भाई जब भी हम नई गाड़ी खरीदने का सोचते हैं ना तो सीधे शोरूम नहीं भागते, हम पहले घर पे उसके रिव्यू देखते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, है ना। तो भाई प्लानिंग में ना बहुत सारे सेगमेंट आते हैं। इनमें से पहला सेगमेंट द रियल बजट। तो सही सबसे पहले ना एक रियलिस्टिक बजट सेट करें। तो भाई जब भी मैं बजट कहूँ ना तो इसका मतलब सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस नहीं है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। एक्स शोरूम के बाद भी ना बहुत सारे ऐसे एडिशनल कॉस्ट आते हैं जो कि गाड़ी को फर्दर कॉस्टली बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले नंबर पे आता है एक्स शोरूम प्राइस, ये गाड़ी का ना बेस प्राइस होता है। फिर आता है भाई आरटीओ यानी कि रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये स्टेट वाइज वेरी करता है, किसी में ज्यादा किसी में कम है। तो भाई तीसरे नंबर पे आता है इंश्योरेंस, इसमें ना हमेशा आप कोशिश करो कि जीरो डिप्रिसिएशन वाला ही लो। चौथा है भाई टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से ऊपर है तो ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। पांचवा है फास्टैग एक्सेसरीज एंड एक्सटेंडेड वारंटी, ये सब एक्स्ट्रा खर्चे हुए जाते हैं, ठीक है। तो भाई अगर एक गाड़ी का एक शोरूम प्राइस लगभग 10 लाख रुपए है ना तो भाई उसका फाइनल ऑन रोड प्राइस ना वो लगभग 11.5 से 12 लाख रुपए हो जाता है। तो भाई अपना जो बजट है ना वो हमेशा ऑन रोड प्राइस है 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा मान के ही प्लान करना। दूसरी चीज भाई डिफाइनिंग योर नीड्स, अपने यूजेज के हिसाब से गाड़ी खरीदें। आपको ना ये एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई क्या आप ना सिटी में ज्यादा ड्राइव करते हो या गांव में करते हो या हाईवे पे करते हो, ठीक है। आपको कितनी सीट्स चाहिए, 5 या 7। तीसरी चीज आपका डेली रन कितना, यानी कि आप डेली कितना चलना चाहते हो। तो भाई अगर आप ना सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हो, सिटी के अंदर बेसिकली ज्यादा ड्राइव करो तो एक एसयूवी या 4x4 गाड़ी लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। सबसे बढ़िया है एक आप हैचबैक ले लो या आप कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो जो कि आपके बजट में सूटेबल करेगी और इसको थोड़ा वैल्यू फॉर मनी करेगी, है ना। तो भाई अब तीसरे पे आता है चूजिंग द बॉडी स्टाइल, यानी कि बॉडी के हिसाब से गाड़ियां कैसे कैसे वेरी करती हैं, ठीक है। पहली है हैचबैक, ये छोटी होती है, इजी पार्किंग होती है और माइलेज भी इसकी अच्छी हो, जैसे एल्टो ऑफ स्विफ्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पर सेडान, कंफर्टेबल बहुत होती है, लग्जरी वाली फील देती है, अच्छा बूट स्पेस होता है, प्रोफेशनल लुक आता है, जैसे हमारी डिजायर हो गई, सिटी हो गई, वर्टस वगैरह हो गई, है ना। तो भाई तीसरे नंबर पे आता है एसयूवी यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। तो भाई ये ना हाई रोड प्रेजेंस की होती है, इनका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा होता है जो कि इंडिया के रोडों के साथ बहुत बेस्ट है, क्योंकि इंडिया के रोड में गड्ढे वगैरह है ना। तो भाई उस हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है। तो भाई इस फेज में ना इमोशनल नहीं, आप रैशनल बनो, ठीक है। अपना दिमाग लगाओ, अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी खरीदो। पता चले आपका मेन काम वो पहाड़ों पे और आप ईवी लेके बैठे हो, स्कूटी लेके बैठे हो, है ना, जबकि आपको 4x4 या जीप या और भी अच्छी कोई गाड़ी इसका पावर वगैरह ज्यादा वो लेना चाहिए था। अब आता भाई स्टेप नंबर 2, रिसर्चिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग। तो भाई आपने होमवर्क कर लिया, बजट भी सेट कर लिया, नीड्स भी डिसाइड कर ली, अब बारी है भाई रिसर्च की। तो भाई ये फेज ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि भाई इंटरनेट पे ना ज्ञान की कमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो भाई हमेशा ना कोशिश करना कि रिलायबल सोर्सेज जैसे कार वाले, जिग व्हील्स या टीम बीएचपी के फोरम से ही आप रिव्यू देखो, ठीक है। और भाई यूट्यूब रिव्यूज देखने से पहले ना ये चीज ध्यान रख लेना क्योंकि भाई बहुत सारे जो रिव्यूअर्स होते हैं ना वो पेड होते हैं, फेक रिव्यू देते हैं, ठीक है। तो भाई अगली बार से ना कभी भी कोई रिव्यूअर अगर सिर्फ आपका पॉजिटिव ही गिना रहा है ना तो समझ लेना कि भाई वो पेड रिव्यूअर है, ठीक है। गाड़ी के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देख के ही गाड़ी डिसाइड करना। नंबर 2 पे है अंडरस्टैंडिंग वेरिएंट्स, यानी कि गाड़ी का मॉडल देखो। बेस मॉडल से अगर आपका काम चल रहा है तो आपको टॉप में जाना क्यों है ना, अपनी नीड्स के हिसाब से बेसिकली। तो भाई बेस मॉडल जो होता है ना ये बहुत सस्ता होता है, इसमें बहुत बेसिक फीचर्स होते हैं, ज़्यादा कोई एडवांस नहीं होता, ठीक है। तो भाई दूसरे नंबर पे मिड वेरिएंट। मिड वेरिएंट ना वैल्यू फॉर मनी होता है, इसमें ना बैलेंस चीज़ें होती है, ना टॉप वाली एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना बेस वाली एकदम खत्म चीज़ें होती हैं, ठीक है, बढ़िया चीज़ें होती हैं। तीसरे नंबर पर टॉप वेरिएंट। तो भाई अगर आपका काम ना सिर्फ बेस वेरिएंट से चल रहा है तो कोशिश करना बेस पे ही जाओ, बाद में आप एक्स्ट्रा मार्केट से मॉडिफाई करवा सकते हो, है ना। टॉप मॉडल हमेशा वैल्यू फॉर मनी नहीं होता, वो सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है। थोड़ी बहुत आपको छोटे मोटे सनरूफ वगैरह दे देंगे, उसके चक्कर में आपका भाई लाख
लाख 2 लाख रुपए वो चुरा लेंगे, ठीक है। नंबर 3 पे आती है भाई सेफ्टी रेटिंग्स। इस पे मैं ना स्पेशल ज़्यादा जोर दूंगा क्योंकि भाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोशिश करना भाई मिनिमम 4 स्टार तो उसके हो ही, 4 to 5 स्टार वाली गाड़ी ही प्रेफर करें। तो भाई इन सारी चीज़ों को ना प्रोसेस करने के बाद ना आप 2-3 गाड़ियाँ फाइनल करो और उनको शोरूम में जाकर विजिट करो, उसके फीचर्स देखो, फिर फाइनल करो कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। अब है भाई स्टेप नंबर 3, द फ्यूल डिलेमा। फ्यूल कौन सा डालें, डीजल डालें, पेट्रोल डालें, कौन सी लें यार। भाई नई गाड़ी लेनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई माइलेज कितना देती है। उससे भी बड़ा सवाल ये है ना कि भाई पेट्रोल लें, डीजल लें, सीएनजी लें, या नया नवेला जो अपना आया है इलेक्ट्रिक वाला वो लें। तो भाई चलो देखते हैं कौन सा बढ़िया है, ठीक है। पेट्रोल है, पेट्रोल आपको ना साइलेंस स्मूथ रिफाइनमेंट देता है, पर इसका ना फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा होता है और माइलेज भी कम होता है, ठीक है। नंबर 2 पे डीजल। डीजल में भाई आपको पावर ज़्यादा मिलती है, टॉर्क ज़्यादा मिलता है इनिशियल में, ठीक है, और इसकी माइलेज भी पेट्रोल से ज़्यादा होती है। लेकिन भाई ये जो है ना, ये थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाता है, तो आने वाले टाइम में ना डीजल बंद होने वाला है, तो उस हिसाब से अपनी चीज़ें देख लेना, ठीक है। नंबर 3 पे भाई सीएनजी। सीएनजी सबसे सस्ता है, पर इसकी इनिशियल में पिकअप ना थोड़ी कम है, ठीक है, और आपकी डिग्गी में जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस भी ले लेता है, जिसकी वजह से आपका स्पेस भी थोड़ा मारा जाता है। ये सबसे बढ़िया पता है कब है सीएनजी, जब आपका रनिंग ज़्यादा हो या आपकी जो गाड़ी है ना वो कहीं ऑर्गेनाइजेशन में लगी हो, जैसे टैक्सी के तौर पे चलती हो, तो इसका जो डेली रनिंग कॉस्ट है सबसे कम है। नंबर 4 है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें जीरो एमिशन है, बहुत क्वाइट है, पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंस्टेंट मिलती है, और फ्यूचर ना यही है। तो भाई इसमें ना गाड़ी बहुत महंगी आती है, और इसमें ना हमेशा चिंता बनी रहती है कि भाई कहाँ ये रुक जाएगी। तो भाई उस हिसाब से चीज़ें देखना, क्योंकि अभी ना ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर ना इतना डेवलप हुआ नहीं है। तो भाई कम से कम 5-6 साल तो अभी लगेगा फुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में, जैसे पेट्रोल डीजल का है, ठीक है। तो अब आते हैं भाई स्टेप नंबर 4 पे, डीलरशिप विजिट। तो भाई अब बारी आती है फाइनल अखाड़े की, शोरूम विजिट। यहाँ ना आपका सामना होगा प्रोफेशनल सेल्स पर्सन से। तो भाई उसका काम ही है आपको गाड़ी बेचना। तो भाई अभी आप पे है ना कि आप उसको कैसे डील करते हो। कभी भी शोरूम जाओ ना भाई, तो शोरूम ना हमेशा ऐसे जाओ कि भाई शोरूम आपके बाप का है। मजाक कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो भाई सेल्समैन से बात करते टाइम ना अपना बजट पूरा मत बताना, एक बेसिक सा आइडिया देना, 1-2 लाख एक्स्ट्रा ही बताना, क्योंकि भाई इससे ना कम बताओगे तो इससे आपको वो पुरानी गाड़ी चिपका सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ पे आते हैं भाई टेस्ट ड्राइव, ठीक है। तो भाई टेस्ट ड्राइव सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, 1-2 किलोमीटर गाड़ी रोड पे चला के ना ये डिसाइड नहीं होता कि गाड़ी अच्छी है या बुरी। गाड़ी को हर कंडीशन में चलाओ, ट्रैफिक में चलाओ, एसी ऑन करके चलाओ, उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलाओ, सब चीज़ में चलाओ, तब जाके गाड़ी फाइनल करना, वरना भाई बाद में बहुत पछताने वाले हो आप, ठीक है। अगला स्टेप आता है फाइनेंस, इंश्योरेंस और बुकिंग का। तो भाई यहाँ ना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कार लोन। तो भाई कार लोन लेने से पहले ना अच्छे से रिसर्च कर लेना, क्योंकि ना डीलरशिप वाले जो कार लोन होते हैं ना उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो भाई कोशिश करना कि आप जो बैंक यूज़ करते हो ना उसी बैंक से अगर आप लोगे तो आपको थोड़ा बहुत वो छूट दे भी देता है। तो भाई अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, उसकी EMI वगैरह पढ़ लेना, है ना, उसमें जो भी कंडीशन है वो सब अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपने साइन कर दिया ना तो वहाँ से दिक्कत फिर आपके खाते में आ जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। फिर है भाई इंश्योरेंस। तो भाई ये बहुत टिकी पार्ट है। तो भाई जो डीलर्स होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि वो आपको अपना इंश्योरेंस दे, पर भाई यहाँ ना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि भाई उनका इंश्योरेंस ना बहुत महंगा होता है। तो आप ना पॉलिसी बाजार या और बहुत सारी इंश्योरेंस की साइटें जैसे एको वगैरह के, ये आपको 30 से 40% स्ट्रेट ऑन डिस्काउंट दे देती है। तो कोशिश करना आप यहाँ से इंश्योरेंस लो, और इनमें ना इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, एनुअल प्रोटेक्शन, इंजन प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें ऐड कर लेना, और एक्स्ट्रा ना की प्रोटेक्शन वगैरह भी ऐड कर लेना, ठीक है। तो भाई अगर आपके पास ना 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है तो रोड साइड असिस्टेंट भी कोशिश करना ले लेने की, क्योंकि ना ये ना क्रूशियल टाइम में बहुत काम आता है जबकि गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो ठीक है। तो भाई इसके बाद भी ना बहुत सारे लोग होंगे जो प्रेफर करते हैं कि हम कंपनी का ही लें। तो भाई कंपनी वाले से निगोशिएशन करो, उसको ऑनलाइन के रेट दिखाओ, और ऐसा दिखाओ ना कि भाई आप ना ऑनलाइन ही लेने वाले हो, ताकि वो अपने रेट थोड़े से कम करें, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, आपको कंपनी का मिल जाएगा, हाँ। पर बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा ना हमेशा थर्ड पार्टी का ही लो, क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और सस्ते भी मिल जाते हैं। तो भाई अब आता है बुकिंग का पार्ट। तो पेमेंट जो है ना वो हमेशा ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही करना, यानी कि चेक या ऑनलाइन ट्रांसफ़र। और ये जो पूरा ब्रेकडाउन है ना, सब चीज़, आपका वेरिएंट कौन सा है, आपका कलर कौन सा है, सीटिंग में क्या क्या एक्सेसरीज ऐड करवाई हैं आपने, ये सारी चीज़ें पेपर पे लिखवा लेना, और इसकी एक रिसीव अपने पास भी रख लेना, जो कि आप डिलीवरी के टाइम पे ले सकते हो। और वर्बल प्रॉमिस या मुंह बोले बात पे मत जाना। तो भाई अब आता है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, यानी कि PDI। दोस्तों अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ना उसे बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दिया ना तो भाई लाखों रुपए आपके पानी में जा सकते हैं। तो भाई ये है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, यानी कि PDI। तो भाई PDI एक्चुअली में है क्या? तो जब आप गाड़ी बुक करते हो ना उसके बाद वेटिंग पीरियड आता है। वेटिंग पीरियड के बाद जब गाड़ी आपकी डीलरशिप में आती है ना उस टाइम आपको कॉल किया जाता है। तो डिलीवरी लेने से पहले ना हमेशा चीज़ें चेक कर लेना, क्योंकि भाई अगर आपने साइन कर दिया तो उसका मतलब गाड़ी ना आपकी प्रॉपर्टी बन चुकी है। उसके बाद अगर कोई डिफेक्ट मिलता है ना तो भाई डीलर आपको रिप्लेस नहीं करेगा और आपसे उसके पैसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो भाई अब क्वेश्चन जो आता है ना वो है कि हम PDI करें कब? तो PDI करने के लिए ना बेस्ट टाइम होता है गाड़ी रजिस्टर होने से पहले। जब भी आपको फाइनल साइन करने के लिए बुलाता है ना उससे पहले आप गाड़ी को अच्छे से चेक कर लो। और क्या क्या चेक करो ये भी मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। नंबर 1 पे एक्सटीरियर बॉडी, स्क्रैच, डेंट, रीपेंट के मार्क्स, अनइक्वल गैप्स, कुछ इधर उधर हिली हुई चीजें जो वहां नहीं होनी चाहिए, ये सब अच्छे से चेक कर लो, ठीक है। दूसरी चीज है इंटीरियर, सीट कवर, अपहोल्स्ट्री, डैशबोर्ड, है ना, बहुत सारी फीचर्स, एसी वगैरह ऑन करके चेक करो कि सब चीजें वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज है ना इंजन, ठीक है। तो भाई इंजन में ऑयल लेवल अच्छे से चेक कर लो, एक बार स्टार्ट करके अच्छे से चेक कर लेना, नॉइस सुनो कैसे आ रही, ज़्यादा अनइवन नॉइस तो नहीं है, कुछ अलग आवाज़ तो नहीं कर रही, कूलेंट वगैरह अच्छे से चेक कर लेना। चौथा भाई टायर्स, तो भाई टायर्स को ना चेक करना कि भाई ये नए होना चाहिए। टायर्स पे एक नंबर लिखा होता है जिससे वो ये दर्शाते हैं कि भाई उनका ना मैन्युफैक्चरिंग कब है। तो भाई अगर टायर की मैन्युफैक्चरिंग 6 महीने से पुरानी है ना, तो हमेशा डीलर से डिस्काउंट मांगो या कोशिश करो वो गाड़ी अवॉइड करने की। पांचवा पॉइंट है भाई मीटर की रीडिंग, अगर आपकी गाड़ी ना 50 से 100 किलोमीटर चली तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उससे ज़्यादा चली है तो इसका मतलब समझ लेना भाई कि आपकी गाड़ी ना टेस्ट ड्राइव में यूज़ की है, तो उस पर ना डीलर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगो या वो गाड़ी मना करो लेने से, ठीक है। अब आते हैं भाई डिलीवरी पे, ठीक है। तो भाई अब आपने ना सब कुछ कर लिया, पैसे दे दिए, फाइनेंस हो गया, जो भी है सब चीज़ आपने क्लियर कर ली है, ठीक है। अब भाई डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या चेक करें, तो भाई डॉक्यूमेंट्स ना हमेशा चेक कर लो, उसकी आरसी की जो स्मार्ट कार्ड आती है वो चेक कर लो, अगर पेपर पे आरसी है तो पेपर की आरसी अच्छे से चेक कर लो, मिला लो कि ओनर कौन सा है। तो भाई इंश्योरेंस पॉलिसी में ना गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर सब अच्छे से मिला लेना, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे सेल इनवॉइस हो गया, टैक्स रिसिप्ट हो गया, एक्सटेंडेड वारंटी सर्टिफिकेट अगर आपने लिया तो ये एप्लीकेबल होगा वरना नहीं होगा, सर्विसिंग मैनुअल, और भाई फ्री सर्विसिंग वाली जो चीज़ें होती है ना वो भी आप अच्छे से मैच कर लें कि उसमें है कि नहीं। फिर उसके बाद आता है भाई एक्सेसरीज, तो भाई एक्सेसरीज जो उन्होंने प्रॉमिस करी थी, जो फ्री देने वाले थे या जो पैसे पे वो देखना लगी हैं कि नहीं लगी, ठीक है। तो भाई अब ये सारा काम हो गया। अब इसके बाद ना जो सेल्स पर्सन उससे पूरा गाड़ी का डेमो लो कि वो एक्चुअली उससे फीचर्स क्या है, कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद भाई हमारे हिंदुस्तान में होती है पूजा, नारियल वाली फोड़ो, महादेव को याद करो और महाकाल से बोलो कि भाई मेरी गाड़ी सालों साल चले, इसमें कोई दिक्कत ना है। एक बढ़िया से फोटोग्राफर को बोला, बढ़िया सी रील बनाओ, इंस्टाग्राम पे डालो, गाना लगा दो बढ़िया, है ना, कि भाई मैंने ये फाइनली गाड़ी ले ली है, ठीक है। तो भाई जब भी आप नई गाड़ी लो ना तो उसको तुरंत ही मत खींचो 120 भगा दो, है ना, पहले उसको 1000-1500 किलोमीटर आराम आराम से चलाओ, उसको थोड़ा गर्म होने दो, उसमें सेट होने दो, ठीक है। कहते हैं ना मौसम बनाने दो, उसको थोड़ा मौसम बनाने दो। उसके बाद भाई अपना गाड़ी जो आपको खींचना है खींचे, जो करना है करो, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा एक वीडियो जिसमें आपको सब कुछ बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग से लेके टू द डिलीवरी तक सब चीज़ें बता दी हैं भाई, ठीक है। कोशिश करो कि भाई जो कुछ चीज़ें जैसे आफ्टर मार्केट मड फ्लैप वगैरह, बम्पर वगैरह है ना, वो आप आफ्टर मार्केट लगवा लो, वो आपको बहुत सस्ती पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था ना कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता लगे, ठीक है, कि आपको कोई सेल्स मैन ना पागल ना बना सके। तो भाई अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। क्योंकि भाई आपका सपोर्ट ही है भाई जो हमें आगे लेके जा रहा है, और कोई हमें सपोर्ट कर नहीं रहा, आप और हमारे भगवान है, ठीक है। तो भाई फटाफट भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो भाई जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, लाऊंगा भाई, ठीक है, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज सरकारी, ये मैं साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।